स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट है मिस्टर रचित खंडेलवाल, जो कि हेड ऑफ रिसर्च इन बीएनके सिक्योरिटीज के। रचित जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैम, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वैसे जैसे लोगों का डर था सोमवार को, अगर मार्केट की शुरुआत की बात करें तो वो डर थोड़ा सा सही साबित होता हुआ दिखा। हमने एक शार्प डिक्लाइन देखा मार्केट्स में, लेकिन सेकेंड हाफ में एक दमदार रिकवरी भी आते हुए देखी, जिसने काफी उम्मीदें लोगों को दे दी हैं। हालांकि मंगलवार को मार्केट बंद है, पर बंद होते होते भी निफ्टी 23,850 के नीचे बंद हुआ है। उम्मीद तो लोगों की थी जो 24,000 का आंकड़ा छू लिया था, शायद उससे आगे जाए, एक बढ़त हासिल हो, पर ओवर द वीकेंड जो सारे टर्न ऑफ इवेंट्स हुए उससे आशंकाएं ऑलरेडी आ चुकी थी लोगों के मन में। अब रचित जी ये बताइए, आने वाले वक्त में अगर हम निफ्टी की ही बात कर लें और बैंक निफ्टी की लेवल्स क्या देखते हैं आप? देखिए, बहुत क्लियर केस है मैम। अगर इसको हम देखें, ओवर रिएक्शन था और कुछ नहीं था। एंड व्हाई डू आई से सो? बिकॉज एवरीबडी वाज अवेयर दैट दिस पीस टॉक कैन नॉट गो एनीवेयर। ईरान जो डिमांड कर रहा है, यूएस जो डिमांड कर रहा है, और यूजुअली क्या होता है कि जब हम पीस टॉक की बात करते हैं ना, या हम कोई थर्ड नेशन को अगर इंक्लूड करते हैं, हम यूजुअली एक ऐसे पावरफुल नेशन की बात करते हैं जो दोनों कंट्रीज के साथ मनोवर कर सके। लाइक आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन में यूएस हैज डन इट, एंड सो एंड सो फोर्थ। पाकिस्तान आउट ऑफ एवरीबॉडी, तो ये नहीं जाने वाला था कहीं। और अब ये और इंटेंसिफाई इसलिए भी हो गया क्योंकि ईरान में आप देखिए कि एज दे हैव सेड फॉर पाकिस्तान कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, बिकॉज विद इन द 4 आवर्स ऑफ क्लोजर ऑफ पीस टॉक सऊदी में उन्होंने अपने ट्रूप्स भेज दिए और फाइटर जेट्स भेज दिए और सब कुछ हो गया। तो ईरान तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम में है और ये इंटेंसिफाई होगा मैटर। अभी आज रात को देख लीजिए, अगर क्योंकि अभी ट्रम्प साहब भी समझ में नहीं आते, पहले बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो खोलो खोलो, फिर बोलते हैं मैं ही बंद कर दूंगा। तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड एज टू हाउ दिस बैंड फंक्शंस। जहां तक मार्केट लेवल्स की बात है, क्लियर केस है, एक सपोर्ट है 23,800 पे, जो कि हो सकता है अगर मान लीजिए आज कल पूरे दिन, कल शाम के बीच में अगर अटैक कर दिया ईरान ने, या ये मैटर इंटेंसिफाई हो गया, तो आपको ये लेवल्स एक बार टूटते हुए देखने को मिल सकते हैं। जहां तक अगर ये 23,800 लेवल्स तोड़ता है तो फिर एक पेन पॉइंट मार्केट में आएगा, और उन लेवल्स के बाद डायरेक्ट आपको सपोर्ट दिखता है 23,200, नथिंग बिफोर दैट। उस चीज के लिए प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम प्रिपेयर्ड रहें। ये वीक वैसे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब के रिजल्ट्स और ये सब चीजें भी आपको आती हुई देखने को मिलेंगी। यूएस साइड भी आप देखें, बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे आपको रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, जब तक 55,200 लेवल्स को वो मेंटेन कर रहा है, तब तक मैं समझता हूं कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर वो लेवल तोड़ता है तो यहां से बैंक निफ्टी भी 1.5 से 2% नीचे जा सकती है। ओके, आप कह रहे हैं 1.5 से 2% नीचे जाने की आशंका है यहाँ पर। आपने बात करी, हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की अगर हम पूरी बात करें, तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर रचित जी आप इस समय क्या व्यू रख रहे हैं? देखिए, बहुत कॉशियस अप्रोच है मैम, और फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि आपको भी पता है, नाउ वी ऑल नो अबाउट इट। मतलब when we were discussing about it earlier in the channel, तब ऐसा लगता था पता नहीं ये कौन सी रॉकेट साइंस की बातें कर रहा है। अब आप देखें पेन पॉइंट आने लग गए हैं सिस्टम के अंदर, और कई कई जगह सिचुएशन एनर्जी क्राइसिस की बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अब राशनिंग करने लग गए हैं अपने आउटलेट्स पे, 1,000 रुपीज पर व्हीकल एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं आप इस क्वार्टर के रिजल्ट्स तो निकाल लेंगे, बट आने वाले क्वार्टर्स में आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में आपको एक कॉशियस अप्रोच के साथ ही अपने आप को पोजीशन करना चाहिए, और बहुत सिलेक्टिवली आपको इसमें पोजीशनिंग करनी चाहिए। डोंट जस्ट बाय इनटू एनी बैंक थिंकिंग कि इतने ऊपरी लेवल से इतना करेक्ट कर गए आप तो क्या ही बिगड़ेंगे। डोंट डू दैट, डोंट जंप द गन। जैसे आज आप देखें, आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश करें, आईसीआईसीआई बैंक ने अपना मूविंग एवरेजेस ब्रीच किया है आज, और वहीं पे अगर आप एचडीएफसी बैंक देखें तो वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। दो अगर आप देखें, एचडीएफसी बैंक को फार सुपीरियर माना जाता था आईसीआईसीआई बैंक के कंपैरिजन में, बट अभी इंटरनल इश्यूज इतने ज्यादा हो गए। सो यू हैव टू डू योर चेरी पिकिंग वेरी कॉशियसली एंड ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग कि क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है।
बिल्कुल। तो एचडीएफसी बैंक की आपने बात करी, बहुत सारे सवाल आते हैं एचडीएफसी बैंक को लेकर, क्योंकि कहते हैं एक भरोसेमंद नाम और काफी ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्टेड भी हैं। तो उसको लेकर आप नियर टाइम में क्या लेवल्स देख रहे हैं, क्या व्यू रहेगा? देखिए एचडीएफसी बैंक से मैम हम 900 लेवल 924 लेवल से बाहर हैं, और आई वॉज ऑल्सो ट्रोल्ड। तो मुझे बहुत क्लियरली याद है कि एचडीएफसी बैंक से जब हमने बाहर निकलने के लिए बोला गया था, तो मेरे को बोला गया था गलगोटिया एनालिस्ट है, इनको पता ही नहीं है किससे बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं। रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं अभी भी आपको बोलूंगा सबको कि एचडीएफसी बैंक से अभी थोड़ी दूरी बना के रखें। अगर आपको खरीदना ही है, आपने मन बना ही लिया है, तो 724 ऑड लेवल से कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू पिकिंग चालू करिएगा। 724 के बाद अराउंड 686 के बाद अराउंड 648 लेवल्स, यहां तक एचडीएफसी बैंक आता है तो आप अपनी बाइंग चालू रखिएगा, ओनली इफ यू रियली वांट टू बाय इनटू दिस बैंक। बट अदरवाइज मैं कहूंगा दूरी बना के रखेंगे तो खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। चलिए, जब मार्केट्स ऐसे अनप्रिडिक्टेबल होते तो लार्ज कैप और मिड कैप काफी चर्चा में आ जाते हैं। रचित जी, आगे चल के आपसे भी बात करेंगे लार्ज कैप और मिड कैप के लिए कोई 5 टॉप स्टॉक्स। आप जब करेक्शन वापस आते हुए देखेंगे ना, इट विल ब्लीड डाउन फर्दर। अभी मार्केट के अगर आप चार्टिकल पैटर्न्स को देखेंगे ना, तो इट इज मेकिंग लोअर हाई लोअर लोज। अभी जो आपने हाई रजिस्टर किया, दैट इज अगेन अ लोअर हाई। अब यहां से अगर मार्केट करेक्ट करेगा तो इट विल मेक लोअर लोज। सो पेन पॉइंट गया नहीं है। ट्रेडिंग बेट ठीक है, आप पिक करते रहिए। अभी जब आप बोलेंगे तो मैं भी आज एक्चुअली लिस्ट बनाकर आया हूं कि ऐसा नहीं कि मैम बोलेंगी कुछ भी नहीं करता है, आदमी बस एक दिन काम करके चला गया। तो मैं पिछले कॉल्स का अपडेट भी लेकर आया हूं, आज भी ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आया हूं। ट्रेडिंग के लिए आपके पास है अपॉर्चुनिटी, बट डोंट जस्ट डू वैल्यू पिकिंग सोच के कि और नीचे नहीं जा सकता, मार्केट का पेन पॉइंट और बढ़ सकता है। एंड मार्केट हो, गवर्नमेंट हो, वेदर हो, क्रिकेट हो, नेवर से नेवर, कुछ भी कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, लेकिन आपदा में कई बार आते हैं बहुत सारे अवसर। अब लेते हैं जल्दी से हम सवाल, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं रचित जी। पीयूष पराशर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि रचित सर, छुपा रुस्तम ऑफ स्टॉक मार्केट, पहले तो इन्होंने उपाधि दी है आपको, और कहा है केपीईएल इन्होंने 287 पर लिया है और हिंद कॉपर 519 पर। शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, क्या सलाह रहेगी सर इनको? पहले हम देख लेते हैं मैम इनका केपीएल इन्होंने कितने में ले रखा है? 287। ठीक है। बहुत कंफर्टेबल लेवल पे आपने ले रखा है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी 311 लेवल्स पे चल रहा है। अभी आपको इसका मोमेंटम कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं समझता हूं बहुत नियर टर्म में अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं होते हैं तो 324, 348 और रिजल्ट आने के पहले पहले अगर ये अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखता है तो 360 तक के लेवल्स दिखा सकता है। एक वर्ड ऑफ एडवाइस जरूर रहेगा, एक कॉशियस अप्रोच जरूर रखिएगा। 290 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है, इसमें फिर आपको पेन पॉइंट देखने को मिल सकता है और वो इसको 245 तक लेके जा सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बनाइएगा। हिंद कॉपर आपने 513 पे ले रखा है, 519 में आपने ले रखा है। हिंद कॉपर के लिए भी मैं पहले आपको स्टॉप लॉस सुझा देता हूं। हिंद कॉपर अगर आपको 498 के नीचे मेंटेन करता हुआ दिखता है तो पेन पॉइंट बढ़ सकता है। और जहां हायर लेवल्स देख रहे हैं, मार्केट अगर आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस करते हुए दिखा देते हैं तो 564 और 564 के बाद 588 तक जा सकता है। हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल रहेगी। ओके, हाई लेवल पे आप कह रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल नहीं है यहाँ पर। अब रचित जी, संजीव राय जी एक सवाल लेकर आए हैं आपके साथ और बड़ी सुंदर सी शुरुआत करी है उन्होंने सवाल की। कह रहे हैं लाल टाई के लिए मशहूर रचित सर के रिकमेंडेशन पर जो शेयर खरीदता है उसका पोर्टफोलियो कभी लाल नहीं होता। ये बहुत बड़ी एक्चुअली ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आज के टाइम पे। और इन्होंने ये लिखा है मेरे पास गेल के शेयर्स हैं 148 पर और नाल्को इन्होंने लिया है 388 पर। एक साल का व्यू है, कह रहे हैं क्या टारगेट रखना चाहिए इन्हें माइंड में?
देखिए, पहले तो थैंक यू, मतलब ऐसी बातें तो बहुत कम सुनने को मिलती है, बट आपने ऐसा सोचा, ऐसा लिखा, अच्छा लगता है। देखिए, गेल अगर आप 1 साल का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गेल अभी तो अंडर परफॉर्मेंस ही करने वाला है, लुकिंग एट द एंटायर एनर्जी क्राइसिस। अभी हमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए गेल से। गेल अगर मानिए मार्केट का सपोर्ट आता है, नंबर्स भी ठीक आ जाते हैं, तो हार्डली 168 172 लेवल्स तक जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। पहले हम देख रहे थे कि अप्रैल ऑनवर्ड्स मार्केट एक रिवर्सल देना चाहिए, बैक बाय एवरीथिंग इन प्लेस, ये हम जनवरी से बोल रहे थे। बट February 28 ये वॉर चालू हो गया और उसके बाद पेन पॉइंट बढ़ा। आने वाले 1 क्वार्टर 1.5 क्वार्टर में जैसे ही वॉर रुकेगा, एनर्जी क्राइसिस में क्लैरिटी आएगी, उसके बाद आपको इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा और बहुत कंफर्टेबली 198 से 212 के लेवल दिखा सकता है। आप बने रहें और बिल्कुल मतलब बार बार चेक मत करिएगा, वरना लोअर लेवल पे पैनिक हो सकते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम अभी देखिए अच्छा मोमेंटम कर रहा है, गोइंग फॉरवर्ड आपको ये बहुत कंफर्टेबली 436 से 460 तक के भाव दिखा सकता है। बट इतने रनअप के बाद थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच जरूर हमें रखना चाहिए, तो हायर लेवल पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो बेटर रहेगा। जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, 372 के नीचे अगर ये बंद होता है तो एक बार आप अपनी पोजीशन रिविजिट जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं 372 के अगर नीचे बंद होता है तो उसके बाद पोजीशंस को देखना पड़ेगा क्या करना है, और आप कह रहे हैं हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करते हुए चलना चाहिए। अब यहाँ पर आनंद भूषण जी सवाल लेकर आए। सर, हमने हिंद कॉपर अभी डिस्कस किया था, 519 की शायद बाइंग थी, इससे पहले वाले जिनका कमेंट आया था। अब आनंद भूषण जी कह रहे हैं मैंने 720 पर खरीदा है, तो इन्हें एवरेज करना चाहिए या नहीं हिंद कॉपर में? क्लियर केस, मैं कहूंगा एक बार हम इस चीज को रिविजिट करें। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, हायर लेवल्स पे मैं हमेशा बोलता था पी देखिए, पी देखिए, पी देखिए, कोई तब नहीं मानते थे। अब ये पेन पॉइंट तो रहेगा, और मैं आपको एवरेज करने के लिए कैसे बोल दूं, क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज और बोल देता हूं कि हिंद कॉपर अभी आपकी प्राइस आना देखिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। और इसमें चलिए एक अपन थोड़ा सा डिफरेंट गेम प्लान करते हैं। गेम प्लान क्या है कि आप इसमें काम करिए 440 से 440 398, ये दो रेंज लिख लीजिए। इस रेंज में जब आपको खरीदने को मिले खरीदिए। ये जो आप खरीदेंगे उसका एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा देता हूं। इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है 338 का। अब जब ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके आपको कभी भी 570 580 का भाव दिखे, तो जो आपने नीचे खरीदा हुआ है उस एवरेज को डिप्लॉय करेंगे आप। इस प्रोसेस से ही, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में बहुत पेशेंटली आपको 2 से 3 क्वार्टर का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता आपका भाव इतनी जल्दी आने वाला है। लोअर लेवल पे खरीद के स्टॉप लॉस के साथ और हायर लेवल पे उसको बेच के अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आएंगे। ओके, तो ये आपने एक स्ट्रैटेजी सुझाई है 398 और 440 के बीच खरीद कर 338 के स्टॉप लॉस के साथ। फिर जब हायर लेवल्स आ जाएं, लेवल्स कौन से बताए थे आपने सर जो आने के लिए आपने 570 के आसपास आए, आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक करना चालू करें। बिल्कुल, तो ये हो गई आपको राय। अब विवेक कुमार जी कह रहे हैं, रचित सर आपको नमस्कार, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और फिर नीलू जी सवाल लेकर आई हैं आपके लिए अंबुजा सीमेंट पर। 547 पर इन्होंने खरीदा है और टाटा पावर खरीदा है 359 पर। कह रहे हैं मतलब होल्ड करना चाहिए कि सेल कर दें? देखिए, टाइम होराइजन क्या है अगर आप ये बताएं तो हम ज्यादा बेटर आपको गाइड कर पाएंगे कि टाइम होराइजन इन्होंने नहीं लिखा है, पर पूछ रहे हैं कि इनको भी होल्ड करना सही भी रहेगा, अंबुजा सीमेंट और टाटा पावर। देखिए, ऐसे आप इसको समझें, अंबुजा सीमेंट अभी कहीं जा ही नहीं रहा है, आप इसको ऐसे समझें, और पूरा सीमेंट स्पेस कहीं नहीं जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? दो कारण आप समझ लीजिए। एक तो जब इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इतनी मोबिलिटी इश्यूज हो रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी एक बैक सीट लेके बैठा हुआ है।
नॉट टू एक्सपेक्ट कि हमारे जो हम रेसिडेंशियल या थोड़ा बहुत कमर्शियल कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं उससे एक्चुअल में कंजम्पशन बहुत ज्यादा कोई वो नहीं होता है। ये इंफ्रा स्पेंडिंग पे जो सीमेंट लगती है और वो सब डेवलपमेंट जो होते हैं उस पे इनका मेन फोकस होता है, वो अभी आपको नहीं इतना देखने को मिल रहा है। तो सीमेंट एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही करेगा। बट क्या ये सेक्टर ही खराब हो गया है? मैं ये नहीं कहूंगा ये सेक्टर खराब हो गया है। अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, अगर आप इसको मान लीजिए कि मुझे बोलिए मीडियम टर्म या एक साल के लिए भी अगर होल्ड कर सकते हैं, जैसे ही वॉर लाइक सिचुएशन आपको ईज ऑफ होती हुई दिखेगी, क्रूड का मूवमेंट, एनर्जी क्राइसिस पे क्लैरिटी आती हुई मिलेगी, वैसे ही ये स्टॉक्स में मूवमेंट आना चालू होगा। अब मुझे सीमेंट बहुत कंफर्टेबली आपको 530 और 530 के बाद 624 का लेवल भी दिखा सकता है। ऑलरेडी बहुत करेक्टेड है। लोअर लेवल्स पे मैं ये कहूंगा कि कॉशियसली हमें बैठना होगा। लोअर लेवल्स पे हम पोजीशन और इंक्रीज कर सकते हैं, बट निकलने वाली बात मुझे नहीं लगती अगर आप एक साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। टाटा पावर अनडाउटेडली रन अप किया है, और टाटा पावर लोअर लेवल से रन अप किया है। टाटा पावर में हमने एक और चीज क्या देखी है कि अगर नहीं आया पीक पावर डिमांड तो प्रॉब्लम है, और वो हम बार बार कह भी रहे हैं कि एल नीनो इंपैक्ट होगा, पीक पावर डिमांड में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखेगी। तो टाटा पावर के लिए एक स्ट्रैटेजी करते हैं, जितनी भी आपके पास क्वांटिटी है उसको स्टैगर्ड मैनर में बेचिएगा। जैसे मान लीजिए 1/4 आपने बेच दी 418 रुपए पे, फिर 1/4 आपने बेच दी कहीं भी मिला 448 रुपए पे, और फाइनल लेग 50% जो आपका बचेगा उसको 480 प्लस लेवल्स पे एक बार बेच के निकल जाइएगा। अगर पीक पावर डिमांड नहीं आती है, पिछले साल की तरह हम इस साल भी करेक्शन देख सकते हैं, और वो करेक्शन में बहुत कंफर्टेबली आपको वापस लोअर लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। तो हो गई है मुझे सीमेंट और टाटा पावर की बात। अब इन्होंने डोटला के शेयर्स लिए, DODLA 1272 पर, 1272 पर, उस पर भी आपकी राय मांग रही है कि होल्ड करना चाहिए या नहीं। देखिए इसमें एक जो मुझे प्रॉब्लम दिखती है ना, वो है हल्की सी, मतलब द रेवेन्यूज आर ओके, नॉट वेरी इंप्रेसिव। प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट 3 साल से डिक्रीज हो रही है, और कंपटीशन आप देखें तो हैट्सन एग्रो है, क्वालिटी वॉल्स है, वाडीलाल है। दो वाडीलाल आप देखें रिसेंट टाइम से, मतलब आज क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसा था कि अकेला आया हूं, तो आज मैं अपनी मेहनत दिखाने का मुझे पूरा मौका मिलेगा, तो मैं कॉल्स जो लेकर आया उनको लेके बैठा हुआ था। तो वाडीलाल में भी मैंने एक चीज देखी है, ब्रेकआउट के बहुत क्लोज आ रहा है, और अच्छा। परफॉर्मेंस आपको देखने, बट दैट इज नॉट अ कॉल। मैं ओके। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि वाडीलाल में एक मूवमेंट है, हो सकता है डोडला भी आपको एक बार मूवमेंट करता हुआ दिखाए। अभी आप देखें रिसेंट टाइम में 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही वापस लौटा है। इसको एक बार सस्टेन मूवमेंट दिखाने दें आप 1090 के ऊपर, उसके बाद 1187 और 1187 के बाद बहुत कंफर्टेबली 1245 दिखा सकता है। फिर अपनी पोजीशन आप अकॉर्डिंगली एग्जिट करने की कोशिश करिएगा। अब करेक्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा पेन अभी मैं नहीं देख पा रहा हूं। ओके, आप करेक्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा पेन अभी नहीं देख पा रहे हैं। नीरज गर्ग जी सवाल लेकर आए हैं सर ल्यूपिन पर और पंजाब एंड सिंध बैंक पर। ल्यूपिन इन्होंने खरीदा है 2275 पर, कह रहे हैं स्टॉप लॉस और टारगेट सजेस्ट कर दीजिए सर। और पंजाब एंड सिंध बैंक इन्होंने खरीदा है 37 पर, कह रहे हैं मैं बहुत लॉस में हूँ, प्लीज सजेस्ट क्या करना चाहिए। मैम पंजाब एंड सिंध बैंक अगेन वन बैंक, मतलब आपको ये अपन स्टार्टिंग में भी की बात कर रहे थे कि डोंट जस्ट बाय इनटू बैंक्स थिंकिंग कि करेक्ट हो गया। आप बैंक को बहुत क्लोजली देखिए। अभी बैंक्स में ना बहुत, मतलब मैं बोलता हूँ तो थोड़ा ऐसा हो जाता है, मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे बैंक्स में डिफॉल्ट्स बहुत लग रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफॉल्ट्स लग रहे हैं, और छोटे बैंक्स बहुत ज्यादा डिफॉल्ट कर सकते हैं। एसेट क्वालिटी डिटोरेशन ऐसा आ सकता है, क्योंकि जब इकोनॉमी का चक्कर रुकता है ना, तो जो वीकर हैंड्स होते हैं वो प्रॉब्लम में आते हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं ल्यूपिन की। देखिए ल्यूपिन जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, अगर ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बेट है जो आपने लेके रखी हुई है, 2260 2260 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है जिसको आप लगा के रखें। जहां तक टारगेट्स की बात है, इफ इट इज ओनली अ ट्रेडिंग बेट, 2340 ऑड लेवल्स के ऊपर जैसे ही ट्रेड करना चालू करे, यू कैन बुक प्रॉफिट्स। अब आ जाते हैं हम पंजाब एंड सिंध बैंक पे। देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक 24 रुपए चल रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो खराब है, रिटर्न ऑन इक्विटी तो ऑफकोर्स परफॉर्म नहीं करेगा तो देगा ही नहीं।
6200 करोड़ रुपए की कंटिंजेंट लायबिलिटी है और करीबन 17,000 करोड़ का आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप समझे कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब वो पर्टिकुलर पैसा जो आपका एनपीए होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है या जो आपको पेमेंट कभी भी करना पड़ सकता है। दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर दिस साइज ऑफ अ बैंक। अब आप देखें कि इतना करेक्ट करने के बाद भी पीई मल्टीपल्स इतने हाई हैं, अभी भी 14 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक ये 6-7 के पीई मल्टीपल पे है, बैंक बड़ौदा 7 के पीई मल्टीपल, मतलब ऑलरेडी डबल प्राइस वैल्यूएशन पे है। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, 24 अगर ये क्रॉस करता है तो 29 तक जहां आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, कम लॉस करके निकल जाइए, बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए प्लीज। ऑलराइट, आप कह रहे हैं कम लॉस करके निकल जाएं, बहुत ज्यादा उम्मीद इस वक्त नहीं रखनी चाहिए। अब स्पिरिचुअल ममता करके इनकी आईडी है। स्पिरिचुअलिटी और स्टॉक मार्केट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रिलेट हो जाते हैं। लोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी जाने लगते हैं स्टॉक मार्केट की कुछ बात याद आ रही है आपको रचित जी? नहीं बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि स्टॉक मार्केट में आने के बाद और कुछ साल बिताने के बाद आप स्पिरिचुअलिटी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, कर्मा हो गया, गुड डीड्स हो गई, इन पे ही आप इतना ज्यादा विश्वास करते हैं ना, मतलब प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट में अगर आप बहुत ज्यादा टाइम बिता लेते हैं ना, तो ये भी बोलने लग जाते हैं भाई किसी हाई मत लेना, पता नहीं कब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, अभी बस अच्छे अच्छे काम करते चलो। आप विश्वास नहीं करेंगे रचित जी, मैं इतने सारे एनालिस्ट के साथ जिनके साथ भी बैठती हूँ, समा वो लोग धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट और वास्तु एक्सपर्ट्स भी होते चले जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मैं एक ऐसा शो भी शुरू कर दूं, क्योंकि एनालिस्ट तो है ही मेरे पास। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मतलब जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इफ वी रियली अंडरस्टैंड, इफ वी रियली, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा रियली, मैं आई विल नॉट नेम देम, आई हैव बीन टू द बेस्ट ऑफ बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, माय फेवरेट टॉपिक इज एस्ट्रोलॉजी and I have been to all of them. Very few people actually understands astrology. और ये जो है ना, मतलब हम बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है फालतू की, इट्स साइंस, इट इज एक्चुअली। बिल्कुल। और ऐसे समझ लीजिए कि आपकी जो कुंडली है ना, वो एक स्क्रीनशॉट होता है प्लैनेटरी पोजीशन का जब आप बॉर्न हुए होते हैं। अगर उसको कोई पढ़ने वाला मिल जाए ना, लाइफ अलग ही लेवल पे लेके जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन ज्ञान क्या कहते हैं उसी से लेना चाहिए जो अच्छे से पढ़ा हुआ हो, ये नहीं कि सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए हो। तो हर जगह, जैसे हम यहाँ भी अपने प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि एक्सपर्ट की ही राय लेनी चाहिए और जो इस चीज में महारत हासिल करे हों। चलिए, अब स्पिरिचुअल ममता जी का सवाल लेने में बहुत देर से वेट कर रही होंगी। कह रही हैं, गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन है जीएमडीसी पर, क्या इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? और ये भी जानना चाह रही हैं साथ में कि लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस इन्होंने खरीदा हुआ है 158 पर, उसमें अभी एवरेज करना चाहिए या नहीं? पहले जीएमडीसी में फ्रेश एंट्री। देखिए, जीएमडीसी में आप एंट्री लेना चाह रहे हैं, 651 का 52 वीक हाई है, 278 का लो है और अच्छा वॉल्यूम बेस बिल्डअप हम इसमें देख रहे हैं। पी मल्टीपल्स भी कंफर्टेबल है। अगर देखिए बहुत क्लियर केस है, ट्रेडिंग बेट आप देख रहे हैं तो फिर एंट्री ले लीजिए, मगर आप अगर इन्वेस्टमेंट बेट देख रहे हैं तो मैं कहूंगा लेट्स वेट फॉर सम टाइम, लेट द वैल्यू मतलब मार्केट के साथ ना थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए। कहीं भी हमको 570 के आसपास मिले, वहां से हम पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं। एंड आई बिलीव जब आपको ये क्लियर केस 570 के बाद 528 की रेंज में मिल जाए ना, वहां पे आप अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा। एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें, दैट विल बी 516, और टारगेट्स जैसे ही उन लेवल से वापस ये बाउंस बैक करेगा 624, 698 ये लेवल्स आपको दिखा सकता है। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, अब देखिए ये 158 पर इन्होंने लिया हुआ है, 158 पे लिया है और आपने बहुत नीचे भी देखा है इसको, इसका मतलब 158 पे लेके आपने 71 लेवल्स भी देखा है, आपने तब क्यों नहीं पूछा है इसके बारे में? और ये अब हम भी बड़े कंफर्टेबली कह रहे हैं क्योंकि एक रिवर्सल आ गया तो हम भी बोल रहे हैं कि आपने क्यों नहीं पूछा, बट 78 में अगर आप मेरे से पूछते तो भी मैं ये जवाब देता जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा ना कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही है ये कंपनी, जिस टिकट साइज की ये कंपनी देखिए 574 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन की एनबीएफसी है। आई वुड रियली बेग टू डिफर कि किस तरीके से फंडिंग करती होगी। अब इसमें जो भी हो रहा है, इसमें आप देखें पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में एक वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है जब से रिवर्सल आया है। डोंट थिंक दैट यू शुड एवरेज इनटू दिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है
इसका 200 डे मूविंग है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स की आप कुछ ही बात कर लीजिए। 574 करोड़ रुपए की एनबीएफसी में क्या फंडामेंटल्स, 117 रुपए के ऊपर सस्टेन्ड मूवमेंट करता है, 117 के ऊपर सस्टेन्ड मूवमेंट करता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसी ट्रेंड में आपको अपनी प्राइस देखने को मिल जाए अराउंड 160 164, वहां पे एग्जिट करिएगा। और मैं सबको बोल रहा हूं, प्लीज ये बात सुन के ऐसा मत सोचिएगा, लिख मत लीजिएगा कि 118 रुपए के ऊपर जाएगा और हम इसे पोजीशन बना लेंगे कि तब वहां तक जाएगा, कहां ट्रैप हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। सो इट्स बेटर सिर्फ ममता जी अपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढे, कोई इसमें ट्रेड ना करें प्लीज। बिल्कुल, एवरेज करने की इस वक्त आपको सलाह नहीं है रचित सर की तरफ से। अब ड्रीम डोम शॉर्ट्स करके इनकी आईडी है, कह रहे हैं मेरा नाम आलोक सिंह है, मेरे पास डॉलर इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं 275 के रेट पर और किर्लोस्कर ब्रदर्स हैं 1700 के रेट पर। सर सजेस्ट कर दिए क्या करना चाहिए इन दोनों में। देखिए, जहां पे आपने ये बात सुनी है डॉलर इंडस्ट्रीज की और किर्लोस्कर ब्रदर्स की, वहां पे आपको स्टॉप लॉस भी दिया गया है। तो प्लीज स्टॉप लॉस को फॉलो करिए और जहां टारगेट हिट होए, क्योंकि आज मैं जानता हूं ये दोनों शेयर उन्होंने कहां से उठाए हैं, और सुबह हम एक प्लेटफॉर्म पे थे, हम प्रीटी श्योर इन्होंने वहां से लिए। दोनों ही उम्दा कंपनी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वहां पे आपको लेवल्स दिए हुए उनको फॉलो करिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि अब स्टॉप लॉस की लेवल्स जरूर ध्यान रखें इसमें। अब बजाज फाइनेंस टारगेट भी ध्यान रखिए, कई कबार टारगेट्स आगे चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर दुखता है। टारगेट्स भी ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिए। बिल्कुल, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों को रखिए ध्यान में। संजीव राय जी कह रहे हैं वो बजाज फाइनेंस में क्या करना चाहिए, 930 पर खरीदा है इन्होंने। देखिए, बजाज फाइनेंस अगर हम देखते हैं मैम, दो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द एंटायर आइडिया ऑफ एनबीएफसी डूइंग गुड, बजाज फाइनेंस में मेरे को एक सेविंग ग्रेस सिर्फ इसी बात का लगता है कि आज भी आप देखें जो डीप पेनिट्रेशन है बजाज फाइनेंस का इन कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस, ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, और इसके चलते मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता हूं। अब संजीव जी ने खरीद रखा है तो देखिए, संजीव जी बहुत लोअर लेवल से इसने मूवमेंट किया, 800 रुपए के लेवल से इसने मूवमेंट किया है, अभी भी ये 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, फिर नीचे आ गया है। अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे तो आप मेरे से पूछेंगे ना, मैं बोलूंगा वीक हो चुका है, मगर मार्केट्स बहुत ज्यादा टेक्निकल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी। तो 940 के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि ट्रम्प साहब कभी भी ट्रेंड चेंज कर देते हैं, 940 के ऊपर सस्टेन करता है तो 1020 तक जा सकता है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ओके, तो इस पर हो गई आपको राय। अब डॉक्टर रविशंकर सिंह जी कह रहे हैं सर अब बानको इंडिया और पॉलीकैप्स पर आपका व्यू क्या है। डॉक्टर रवि सिंह भी आ गए और बीच में रविशंकर है। हाँ, पहले मैं डॉक्टर रवि सुना, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, पर शो कर रही है सर, क्या कर रहे हैं। हमारे रेगुलर क्या कहते हैं, हमारे मेंबर भी हैं और हमेशा सवाल जरूर भेजते हैं। अच्छा, बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया और दूसरा पॉलीकैप्स। देखिए, बैंको इंडिया हम देखें 579 लेवल्स पे चल रहा है, लोअर लेवल से इसे स्ट्रगल करके अपने आप को 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास होवर कराना चालू किया है। फंडामेंटली आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद द कंपनी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई लाइक द वे दिस कंपनी डज बिजनेस, और सब कुछ 40-50 साल पुरानी कंपनी है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है। 614 616 लेवल्स के ऊपर जब ये सस्टेन मूवमेंट आपको देगा, फिर आपको सबसे पहला लेवल देगा 690, और 690 के बाद 796 800 तक जा सकता है, अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करिएगा। पॉलीकैप देखिए, देयर आर मिक्स्ड वे टू लुक एट थिंग्स, सम पीपल आर वेरी बुलिश, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं बहुत बेरिश हूं इस पे, बट मेरे को एक जो इस स्टॉक में प्रॉब्लम लगती है, 1 प्राइस टू बुक वैल्यू इज मोर देन 10 टाइम्स, 2 प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है, promoters are exiting from the stock, I don't know why, और हम बार बार बोल रहे हैं अडानी is very aggressively planning into this business of wires and cables and everything, and you know where Adani and Ambani enters, then it is difficult for competition to survive. तो अब आपको क्या करना चाहिए कि हायर, जब तक ये मेंटेन कर रहा है आपके लिए 70 to 40 के ऊपर, तब तक हायर लेवल जहां आपको मिले 7800 7900 8200 एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा, बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखिए अभी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढने की सलाह है यहाँ पर। नीलू गोयल जी कह रही हैं मैम आईडीएफसी मैंने खरीदा है 86.5 पर, तो इस पर क्या राय रहेगी सर की।
मैम आईडीएफसी आपके शो के माध्यम से, क्योंकि आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर जब ये पूरा फिएस्को हुआ था हमने डिस्कस भी किया था और मैंने यही बात बोली थी, दो चीजें हैं, या तो मैनेजमेंट झूठा है या मैनेजमेंट इररिस्पॉन्सिबल है। एंड आई एम सो सॉरी आई टॉक लाइक दिस बट दिस इज द वे इट इज। इतना बड़ा मोर देन 20% ऑफ योर यू नो प्रॉफिट्स और वो स्नाइफन ऑफ हो रहा है, आपको पता ही नहीं है, तो भैया आप कौन सा बैंक चला रहे हो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आईडीएफसी में प्रॉब्लम मुझे नहीं खत्म होती हुई दिखती। लोअर लेवल से इसने बाउंस बैक जरूर दिया, बट क्या आपकी प्राइस आ जाएगी, मैं थोड़ा डाउटफुल हूं। अगर ये कभी भी 74 के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी बनती है। प्लीज ऐसे बैंक्स मत खरीदिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे बैंक्स में प्रॉब्लम दिख रही है। अभी सिर्फ एक मेकअप चल रहा है, लेट इट कम आउट इन ओपन एंड यू गेट टू नो कि कितने बैंक्स पेन में है। बिल्कुल, तो इस पर हो गई आपको सलाह, आईडीएफसी पर भी नीलू जी। अब ग्रीष्मा पालीवाल जी सवाल लेकर आई हैं सर। कह रही हैं सर, मैंने इनका सवाल थोड़ी देर से इसलिए लिया है क्योंकि इसमें आपके पिक्स भी आ जाएंगे, इसीलिए कह रही हैं कि सर ये बताइए, विक्रम सोलर पे तो पहले पूछ रही हैं कि क्या भी इन्वेस्ट किया जा सकता है फ्रेश बाय अगर करनी। पहले तो ग्रीष्मा जी को नमस्कार। मतलब ये ऐसे हो गए ना, मतलब अगर मैं शो कर रहा हूं तो मैं समझता हूँ कि ग्रीष्मा जी से सवाल तो जरूर आएगा ही आएगा। दो तीन ऐसे नाम हैं जो मुझे याद हो गए हैं, और आप ये मानेंगे नहीं, हर प्लेटफॉर्म पे ना देर आर, मतलब आप भी शॉर्ट सब देखते होंगे बट एक प्लेटफॉर्म पे देर आर फ्यू नेम्स विच यू गेट टू लिसन क्वाइट ऑफन, तो आप ना कनेक्ट करने लग जाते हैं कि हाँ ये है ऐसे। अब देखिए विक्रम सोलर पे अगर ग्रीष्मा जी आप खरीदारी करना चाह रहे हैं, एक चीज समझ लीजिए कि रिन्यूएबल स्पेस में हाँ एक अपसाइड आपको जरूर देखने को मिल सकता है, बट इसके लिए कंप्लीट रेंज चेंज, मतलब अगर आप मेरे को ये बोलेंगे 400 रुपए तक का मूवमेंट कब करता हुआ दिखाएगा, तो मैं कहूंगा 400 रुपए का मूवमेंट तो तभी करता हुआ दिखाएगा जब ये 264 के ऊपर क्लोजिंग करेगा। अब अगर आप इसमें बोलते हैं कि नहीं मैं इतना तो नहीं वेट करने वाले, मुझे ट्रेडिंग बेट चाहिए, तो मैं कहूंगा ले लीजिए, यहाँ पे 218 रुपए में लीजिए, 198 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए, पहला टारगेट लगा लीजिए आधी अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करने का 256 का। अगर ये 264 के ऊपर मेंटेन करने लग जाता है तो बहुत अच्छा भाव दिखाएगा ही और रिटर्न भी अच्छे आएंगे। मगर मेरे को लगता है कि 264 262 लेवल्स पे आपको सप्लाई देखने को मिल सकती है जो वापस ड्रैग डाउन कर सकता है इसको थोड़े टाइम के लिए, इसीलिए 256 से 50% अपना पोजीशन बुक कर लीजिएगा। बिल्कुल ग्रीष्मा जी, ये तो हो गई विक्रम सोलर पर आपको राय। अब ये एक और सजेशन मांग रही हैं ग्रीष्मा जी, पर वो सजेशन के से पहले मैं यहाँ पे हमारे सारे दर्शकों को बता दूं, अगर आप डीआरएस इनसाइट्स से हमारे एक्सपर्ट्स से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लेकर सवाल पूछ सकते हैं, और डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेकर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए अपना पूरा पोर्टफोलियो शेयर करेंगे, जिसे हम मार्केट एक्सपर्ट से ही रिव्यू करा के आपके पास सलाह देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211591685। मैं रिपीट करती हूँ 9211591685। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, मेंबरशिप क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, और सपोर्ट मेंबरशिप लेकर हमसे जुड़कर आप अपने पोर्टफोलियो रिव्यू भी करा सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। अब ग्रीष्मा जी सर पूछ रही हैं कि एक सेफ और गुड ग्रोथ के लिए आप बताइए कहाँ इन्वेस्ट किया जाए इस वक्त। 2 महीने का इनका जो व्यू है उस हिसाब से एक शेयर मांग रही हैं। 2 महीने इज मेरे ख्याल से बहुत ही ट्रिकी टाइम है ये। देखिए ग्रीष्मा जी, सेफ और इक्विटी दे डोंट गो हैंड इन हैंड। 1 2 2 महीना इज नो टाइम, क्योंकि 2 महीने में आप देखिए ट्रम्प साहब कितनी बार हॉर्मस खुलवा देंगे, बंद करवा देंगे, ईरान चले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। एंड लेट अस बी वेरी क्लियर, हमारी अर्निंग्स, हमारा पूरा का पूरा एक जो सिचुएशन है ना उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब टेक्निकल एनालिसिस भी अपसाइड डाउन हो रहा है। दिस मैन इज मेकिंग थिंग्स गो टोटली क्रेजी। मत करिए ऐसा काम। आप अगर ट्रेडिंग बेट बोलेंगे तो ट्रेडिंग बेट जरूर मैं आपको दे सकता हूं, बट आप बोले इन्वेस्टमेंट, और 2 महीने का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो तो एक्चुअल में एक ट्रेडिंग बेट ही हो गया। मतलब हाँ, 2 महीने का इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। बट अगर आपको सेफ्टी नेट चाहिए तो मैं कहूंगा कि कोई भी डेट फंड, लिक्विड फंड ले लीजिए 2 महीने का, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ हो सकता है 2 महीने बाद आपको कहीं पेमेंट करना हो, किसी फी का पेमेंट करना हो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट करना हो, एंड दैट मनी इज लाइंग आइडल। इसलिए आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो मैं बोलूंगा लिक्विड फंड पे डाल दीजिए। इक्विटी मार्केट इज नॉट द राइट प्लेस जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है। बिल्कुल रचित सर, अब हम आ जाते हैं जो हमारी शुरू में बातचीत हुई थी
एक तो ऑब्वियसली आपकी टॉप पिक्स उसको लेकर, और ये लार्ज कैप मिड कैप की जो स्टॉक्स की जो चर्चा हम आप कह रहे थे, आप कुछ लिस्ट भी बनाकर लाए हैं, तो कुछ आपकी तरफ से हो जाए कि क्या कहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्या चीजें हैं जो अभी आपके रडार पर हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैम मैं अपडेट दे देता हूँ। लास्ट वीक हीरो मोटोकॉर्प की हमने कॉल दी थी 5280 लेवल्स पे। 5420 वाज द फर्स्ट टारगेट। और हीरो मोटोकॉर्प का अगर हम देखें, आफ्टर द कॉल इट हैज मेड 5484। फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है। सेकंड टारगेट्स भी अगर मार्केट साइडवेज या नॉर्मल रहे तो जरूर आपको देखने को मिल सकता है। आज थोड़ा सा आपको एक मूवमेंट देखने को मिला, वो दिल्ली की ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट। एक तो ये आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ड्राफ्ट पे रिएक्शन देना इतना स्ट्रॉन्ग। वो ड्राफ्ट में जो लॉजिक है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। इट इज सेइंग आईसी हम रजिस्टर ही नहीं होने देंगे 2028 के बाद। हाउ डू यू थिंक दैट विल वर्क? मेरे को नहीं रखना, मेरे को नहीं चलानी ईवी, आप ऐसे फोर्स थोड़ा कर सकते हो मेरे को। आई लिव इन अ फ्री वर्ल्ड, आई लिव इन अ फ्री कंट्री। तो ये ड्राफ्ट कितना, इसमें अमेंडमेंट आने वाले हैं, हमने देख लिया ये सारा का सारा, और हीरो ने रिएक्शन दे दिया है, वापस इट विल गो अप। महिंद्रा हमने 3210 लेवल्स पे सजेस्ट किया था लास्ट वीक। 3270 के लेवल्स टच किया है। आज भी आप देखें क्लोजिंग करते करते 3210 के आसपास ही है। जो पहला टारगेट था 3298 का, विच हैज बीन मिस्ड बाय सम ऑड 10 रुपीज। तो अभी आप इसको मेंटेन करके रखें। महिंद्रा इन महिंद्रा भी आपको आगे मोमेंटम करता हुआ देगा। अब आ जाते हैं वो स्टॉक्स जिन पे हम फोकस कर सकते हैं। देखिए, हमने अच्छा मोमेंटम देखा था इस स्टॉक में। इंजीनियर्स इंडिया की मैं आपको बात कर रहा हूँ। क्वार्टरली प्रॉफिट्स बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं जो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनते हुए दिख रहे हैं। इंजीनियर्स इंडिया 216 रुपीज पे चल रहा है। 198 का होगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट 236 और 250। इन दो नियर टर्म टारगेट्स के साथ आप इंजीनियर्स इंडिया में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम डिफेंस स्पेस में देख रहे हैं, अच्छा आपको एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं। डिफेंस में एक टेक्निकल ब्रेकआउट कॉल है एस्ट्रा माइक्रो। 1019 लेवल्स 1019 रुपए पे चल रहा है। 954 का स्टॉप लॉस, 954 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। पहला टारगेट बहुत नियर आ रहा है क्योंकि एक मोमेंटम के बाद अपने फर्स्ट टारगेट के बहुत पास पहुंच गया है, तो बट रखना जरूरी है। 1038 का पहला टारगेट है। 1104 1104 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। इसके साथ साथ लक्स इंडस्ट्रीज, आप देखें ये मोमेंटम आ रहा है। जो आज आपने देखा होगा सवाल भी आया डॉलर पे, हमने पेट इंडस्ट्रीज पे भी मूवमेंट देखा। धीरे धीरे करके ये इंडस्ट्री थोड़ी सी ठीक हो रही है। तो लक्स इंडस्ट्रीज 919 रुपए पे चल रहा है। 860 का स्टॉप लॉस होगा और उसके साथ टारगेट होगा 974 एंड 1040। तो ये कुछ कॉल्स हैं जिसपे हम नजर रख सकते हैं। और मैं समझता हूं कि मार्केट ने अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया और मेरी एस्ट्रोलॉजी सही रही तो शायद ये टारगेट्स भी हमें देखने को मिल पाएंगे नेक्स्ट टाइम जब इंजीनियर्स इंडिया, एस्ट्रा माइक्रो और लक्स इंडस्ट्रीज आपने फोकस में रखने के लिए कहा है। इस ये ट्रेडिंग बेट्स हैं। ट्रेडिंग बेट्स हैं। हाँ, ये तो मैं कॉल दे रहा हूँ आपको कि स्टॉप लॉस ये टारगेट्स ये हैं। चलिए, तो ये आज के आपके टॉपिक्स में आ गए। हाँ, चलिए, आज के रची जी के टॉपिक्स हैं इंजीनियर्स इंडिया, एस्ट्रा माइक्रो और लक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पर रचे जी, और कोई पिक्स अभी रह गए हैं इसके अलावा? ये जो ट्रेडिंग बेट्स हो गए, इसके अलावा जो कुछ थोड़े वक्त के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है? मैं आपको बोलूंगा अभी एट द वेरी स्पेसिफिक दो काउंटर मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक है एल&टी। बट दोनों के लेवल्स ऐसे हैं कि अभी अगर उनके बारे में बात करूंगा तो बड़ी बेमानी लगती है। मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बोलूं 1240 पे आप खरीदना चालू करिए। इट इज स्टिल ट्रेडिंग एट 1300 प्लस लेवल्स। मेरे को 1240 के पहले हिम्मत ही नहीं हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदने की। एल&टी मुझे बहुत अच्छा बेट लगता है क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट में आपने एक डैमेज देखा है, मिडिल ईस्ट से ही आपको सिचुएशन ठीक होती हुई दिखेगी। बट देन जो लेवल्स हम देख पा रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है। इट्स ट्रेडिंग एट समवॉट 3900 लेवल्स। I would suggest start buying L&T at around 3260 levels और खरीदते हुए जाना होगा आपको 3060 levels तक।
ओके, तो ये हो गए रिलायंस इंडस्ट्रीज और एल&टी के लेवल्स। रचित जी, हमने देखा है वेदांता में भी इधर तेजी आई है, तो वेदांता को लेकर भी प्रभात जी का सवाल आया है कि अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी हो तो कौन से लेवल सही रहेंगे? देखिए, इसमें लेवल्स हो जाएंगे आपके स्टैगर्ड। वेदांता में प्रॉब्लम यही है कि वेदांता इतना अच्छा रनअप दे दिया है और अब इसने क्या है, नए लेवल्स भी खोल दिए हैं। तो आपको अगर इसमें बाइंग करनी है, मैं बोलूंगा इसको थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें, और कहीं भी आपको 720 की रेंज से लेकर 660 की रेंज तक दिखे, 660 से 720 की एक रेंज है जहां पे आपको इसमें अपनी पोजीशन बना के रखनी चाहिए। तो ये रेंज आप आते हुए देख रहे हैं थोड़े आने वाले वक्त? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ओके, तो ये हो गई वेदांता की बात। अब प्रभात नारायण जी, शशिधर जी को मैं पहले बोल दूं, आप क्योंकि ड्राफ्ट टीवी पॉलिसी के बारे में पूछना चाह रहे थे, रचित जी ने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है उसको। साथ में कह रहे हैं कि मतलब ईवी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स अभी मतलब रखने चाहिए व्यू में। टू अर्ली, और बहुत रनअप कर गए। आप देखिए, एथर एनर्जी खोल के देखिए कितना रनअप कर गया। अब होता क्या है ना, हम फंसते ऐसे ही हैं। रनअप उन्होंने कर लिया, पॉलिसी अब आ गई, अब लोग प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे होंगे, जो इंस्टीट्यूशन होंगे और सब होंगे, क्योंकि मैसिव रनअप आया है। हम यहाँ खरीदारी की सोच रहे हैं। डोंट चेज द ट्रेंड। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, ट्रेंड चेज करेंगे ना प्रॉब्लम में रहेंगे। बिल्कुल, ट्रेंड चेज करेंगे तो प्रॉब्लम में रहेंगे। अब रचित जी, आप बैंक्स के लिए कह रहे थे अभी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर प्रभात जी सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अगर मतलब अभी किसी प्राइस पर खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म का अगर व्यू हो तो? देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर आप बात कर रहे हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप ले सकते हैं। अभी रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा 60-61 लेवल्स आया था, वापस आता है, वहां पे एक बार पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गई बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात। राजेश जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने अपने टॉपिक्स वगैरह दिए, पर इससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूं। मैं यहाँ पर हमारे सारे व्यूअर्स को बता दूं कि बहुत जल्दी हमारा एक स्पेशल पॉडकास्ट आने वाला है। आपने एक इन्फ्लुएंसर सुने होंगे जो कि देसी अंदाज में फाइनेंस को समझाते हैं, वो है सागर सिन्हा। उनके साथ मैंने किया है एक पॉडकास्ट, जिसका एक छोटा सा चंक अभी हमने रिलीज किया है शो के दौरान ही, आपसे बात करते करते। वो चंक है समय रैना के ऊपर। तो वो एक डिस्कशन है मेरा उनके साथ, और बहुत ही खूबसूरत सा एक छोटा सा डिस्कशन है जो हमें लगा हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग वो जाकर अभी जरूर देखिएगा, और साथ ही हम रिलीज भी करेंगे कि कब आ रहा है हमारा पॉडकास्ट जल्दी। तो रचित जी, आप भी और हमारे सारे व्यूअर्स भी आप हमारा ये चंक देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स आप हमारी तरफ से चाहते हैं या फिर आप और किसी का पॉडकास्ट भी देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड एनीथिंग एल्स आल्सो, एनी अदर सजेशंस? सर्टनली मैम, मतलब ये तो आपने उसमें एक ऐसी चीज जोड़ दी ना, मेरा समय रहना इज अगेन कमिंग बैक एंड मेकिंग अप थिंग्स। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाला है, कनेक्टिंग अर्थशास्त्र विद समय। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, और बड़ी एक अच्छी सी मैंने लाइन भी इसमें यूज करी है कि समय का समय चल रहा है, तो समय का चक्र तो आप और अच्छे से बता सकते हैं रचित जी। मुझे लग रहा है कि समय रहना स्टिल अलाइव वाला जो उनका पूरा है, इट्स टेकन द इंटरनेट बाय स्टॉर्म। एंड ऐसी पॉपुलैरिटी तो शायद हमने किसी शो की थोड़े टाइम पहले ही देखी होगी शायद, पर ठीक है, यंग लोग हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, सही करें। चलिए, तो रचित जी आप भी देखिएगा, एंड थैंक यू वंस अगेन हमारे शो पर आने का। आप ने हमारे सारे व्यूअर्स को इतने अच्छे सजेशंस दिए, इतने अच्छे से आपने सवालों के जवाब दिए। और जाते जाते पहले डिस्क्लोजर प्लीज। नहीं, बिल्कुल, सर्टनली मैम। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज मैम, फन डूइंग शो, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, लाइकवाइज रचित जी, बहुत मजा आया आपके साथ शो कर। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्कार।